हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम करेंगे बीए 6 सैम की। आपको पता है कि हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं आपको रूस की क्रांति करवा रही थी। तो लास्ट के 3 पार्ट्स आप देख लीजिए और आज का जो लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट 4, इसमें मैं आज आपको क्रांति के प्रभाव पढ़ाऊंगी। तो इस तरह ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट पार्ट देख लेना। आज हम करेंगे क्रांति के प्रभाव। तो इसमें क्या था कि जैसे क्रांति हुई, मैंने आपको सारी घटनाएं पढ़ाई, कैसे हुआ क्या हुआ, तो पिछली वीडियो देख लीजिए। अब जब क्रांति हो गई तो उसके प्रभाव आपको क्या देखने को मिले हैं तो वो हम देखेंगे। रूसी क्रांति विश्व इतिहास में विशेष महत्व रखती है। बिल्कुल है। विश्व में पहली बार किसी देश में सर्वहारा यानी कि जो आपका मजदूर वर्ग था उसकी सत्ता स्थापित हुई थी। आपको बताया था कल मैंने, अस्थायी सरकार का गठन हुआ था मजदूर वर्ग और सैनिकों के साथ मिलके। इसने जो है रूस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए हैं। बिल्कुल किए हैं। साथ ही इस क्रांति से समाजवाद का संदेश जो है विश्व में प्रसारित हुआ। और देखते हैं इसके प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं। निरंकुश राजतंत्र का अंत। जार के बारे में आपको मैंने कल बताया था ना, तो ये वही है। 19वीं शताब्दी के मध्य में जो आपके यूरोप के कुछ देश थे, जो कुछ प्रमुख देश थे, उसमें आपके लोकतंत्र की स्थापना बिल्कुल हो चुकी थी। और इसमें से सिर्फ एक ऐसा देश जो था वो सिर्फ रूस ही था जिसमें लोकतंत्र की जो स्थापना नहीं हुई थी। ये एक आपका निरंकुश राजतंत्र था, ना कि लोकतंत्र था। और जो यहाँ के जो राजा होते थे ना, रूस के जो राजा होते थे, उसको हम क्या कहते थे? उनको हम कहते थे जार। क्या कहते थे? जार। और वे स्वयं को किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं समझते थे। वो चाहते थे जो हमने कह दिया वो सही है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। ठीक है। और इसमें जो आपका अंतिम जार था, यानी कि जो आपका अंतिम राजा था, वो था निकोलस द्वितीय। नाम क्या है? निकोलस द्वितीय। और उसकी पत्नी को क्रांतिकारियों ने क्या किया? मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही 300 वर्ष से चले आ रहे रोमेनोव, ध्यान रखेंगे नामा, रोमेनोव, रोमेनोव राजतंत्र का अंत हो गया, जैसे कल हमने पढ़ा। और रूस में आपके सदैव के लिए निरंकुश राजतंत्र जो था बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि आपका जार की हत्या हो गई। ठीक है। और आपका इसका अंत हो गया और क्रांतिकारियों ने क्या किया? एक नवीन युग का क्या कर दिया? सृजन कर दिया। ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, रूस का महायुद्ध से अलग होना। कल मैंने आपको लेनिन के बारे में पढ़ाया था, उन्होंने किस तरह करा सारा काम, तो कल आप देख लेंगे पार्ट 3 में। तो बोल्शेविक दल था जो प्रारंभ से ही महायुद्ध का जो था विरोधी था। रूस को युद्ध में हर तरह से क्षति ही पहुंची है। आपने सबको अब तक तो पता लग ही गया होगा कितनी क्षति हुई है। और जैसे ही अस्थायी सरकार थी उसने भी कोशिश करी कि हाँ हम रूस को अलग कर लेंगे, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो प्रभाव था जनता पर इस सरकार का, अस्थायी सरकार का, वो कम होता गया। और जो बोल्शेविकों थे, जो जिनका संबंध लेनिन से था, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। ठीक है। 3 मार्च 1918 को जाके रूस ने जर्मनी के साथ बेस्ट लिटोवस्क की जो है संधि कर ली। और इस पर ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और तुर्की के प्रतिनिधियों ने भी हस्ताक्षर कर दिए। ये जो संधि है, आप इस संधि को याद रखेंगे। और किस किस ने हस्ताक्षर किए ये भी आपको याद रखना है। अब इस संधि में खास क्या था कि रूस को लगभग 500,000 वर्ग मील क्षेत्र, याद रखेंगे 500,000 वर्ग मील क्षेत्र और 3 करोड़ 30 लाख जनता पर अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। ठीक है। तो देख सकते हैं कि इतना काम करना पड़ा, तो रूस के लिए तो ये अपमानजनक था। फिर भी बोल्शेविक देश की आंतरिक स्थिति को सुधारने के लिए शांति संधि जरूर समझते थे। इतना सब होने के बाद भी जो बोल्शेविक थे वो समझते थे कि नहीं, हमने अपनी जो आंतरिक स्थिति है उसको मजबूत करना है और ये जो शांति संधि है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ठीक है, ये शांति संधि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आपको पता लग गया कि जो रूस था उसको महायुद्ध से किस तरह अलग करे थे। पहले आपकी अस्थायी सरकार करी थी, लेकिन प्रभाव सरकार का कम हो गया। फिर बोल्शेविक आए और फिर इसने ये वाली संधि करी। और किस किस ने? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और तुर्की ने, इनके प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। तो इस तरह जो है रूस का महायुद्ध से अलग होना, ये रूस की क्रांति के बाद हुआ। और जो मुझे इसमें इम्पोर्टेंट लगा कि जो आप जिस चीज़ को समझ सकते हैं वो है शिक्षा में सुधार। क्रांति से पहले जो रूस था वो शिक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। रूस जब क्रांति ये नहीं हुई थी उससे पहले ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था।
शिक्षा कार्यों के शासक वर्ग अपना कोई उत्तरदायित्व तो समझते ही नहीं थे। शिक्षा व्यवस्था भी मुख्यतः मध्यकालीन थी, जिसमें पादरी वर्ग जो होता था वो धार्मिक शिक्षा पर बल देता था, क्योंकि उनको सिर्फ इसी चीज़ का ज्ञान था, वो इसी तक ही सीमित थे, तो इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया। नई सरकार ने सर्वप्रथम शिक्षा को चर्च से अलग कर दिया और उसको क्या किया, आधुनिक बनाया। पहले वो मध्यकालीन थी और नई सरकार जो आई उसने शिक्षा को क्या कर दिया, चर्च से अलग कर दिया, क्योंकि चर्च में पादरियों की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती थी। इस तरह इन्होंने जो जन शिक्षा था उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया। किसने दिया, सरकार ने। विशेषतः आपके मजदूर, किसान, जन सामान्य को शिक्षित करने का अभियान चलाया गया, क्योंकि लेनिन जो था इसमें यह समझता था कि बौद्धिक क्रांति के बिना साम्यवादी आर्थिक योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता। जब तक आपकी बौद्धिक क्षमता, जो बौद्धिकता है या बुद्धि है, उसमें अगर आप क्रांति नहीं ला रहे हैं, उसको आप विकास नहीं कर रहे हो, तो कैसे आप किसी चीज़ को अर्न कर सकते हो। आर्थिक योजना जो कैसे आपकी स्पष्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर आप बुद्धि से सक्षम हैं, अगर आप बुद्धि से सक्षम हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आगे आने वाले अपने फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। अगर आपकी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप आगे जाके अपनी जो आर्थिक जो आपकी चीज़ें हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह शिक्षा में सुधार हुआ और चर्च के अधिकारों में कमी आने लगी, बिल्कुल आने लगी। जार के शासन में चर्च का लोगों के सामाजिक जीवन और प्रशासन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बिल्कुल पड़ा, क्योंकि जब जार का शासन ख़त्म हो गया है और पादरियों का आप देख रहे हो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको मतलब पीछे कर दिया है, तो इन चीज़ों का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और लोगों की धार्मिक भावनाओं का पादरी लोग जो थे बहुत ज़्यादा शोषण भी करते थे। चर्च था जो, चर्च के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, ठीक है, और भूमि पर काम करने वाले कृषकों का वैसे ही शोषण होता था। जो इस पे काम करते थे, कृषक होते थे, किसान होते थे, उनका वैसे ही शोषण होता था। बड़े बड़े जमींदार हो गए, कृषक हो गए, शोषण करते थे। पादरी वर्ग बड़े बड़े जमींदारों की भांति सुख और समृद्धि से जीवन यापन करते थे। और जो ये वर्ग था बहुत सारे अत्याचारी जार का जो कट्टर समर्थक था। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दोनों एक जैसे है, एक दोनों कैटेगरी के ही हैं, तो एक दूसरे के समर्थक थे, पादरी वर्ग और आपका जार। ठीक है, तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। बोल्शेविक क्रांति जब ये आई लेनिन के द्वारा, बोल्शेविक क्रांति के बाद जो चर्च के पादरी थे ये मुख्यतः क्रांतिकारी विरोधी शक्तियों में शामिल हो गए थे। ठीक है, और नई सरकार ने चर्च की जितनी भी संपत्ति थी उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। देखिए इनकी शक्ति कितनी क्षीण कर दी है। और जनवरी 1918 में एक आज्ञा पत्र के माध्यम से चर्च को राज्य से बिल्कुल ही अलग कर दिया। यहाँ तक कि जन्म, मृत्यु, शिक्षा, विवाह आदि संस्कारों पर पादरियों के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। सामाजिक जीवन में भी धर्म के हस्तक्षेप को कम कर दिया और वैसे एक उग्र कदम था। कालांतर में इससे भी सोवियत सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो किस तरह आपके चर्च के अधिकारों में कमी आई है ये मैंने आपको पढ़ाया। तो इस तरह आपके रूस के प्रभाव हुए कंप्लीट। आप इतने भी अगर अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो सफिशेंट है, इनफ है। ठीक है, बस इस तरह जो है हमारा आज का पार्ट 4 भी कंप्लीट हुआ और रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। रेड बटन को ज़रूर प्रेस करना और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए आपको 6 सेम की यानी कि फाइनल ईयर की मैंने दे दी है, अब आपको 4 सेम की मिलेगी सेकेंड ईयर की। ठीक है, और आपको सेकंड सेम की भी मिलेगी बीए की ही, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं सबके ही। इनकी तो डेट शीट आ गई है, जो आपके 6 सेम वाले हैं इनकी डेट शीट आ गई है। तो ये तो अपनी कमर अच्छे से कस ले। अभी सेकंड ईयर और आपके फर्स्ट ईयर की अभी नहीं आई है, डेट शीट आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। लेकिन हमारा फोकस ये है कि हमने फटाफट जो है जितनी जल्दी हो सके अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हमने इसको रिवाइज भी करना है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।